सपनों का साथ है और ख्वाहिशें आजाद है। रह के ज़मीं पर आसमां तूने छुआ है, तू उड़ाने। वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। हमने तो अपने हुनर से बनाई अपनी पहचान है, सफलता का जज्बा सिर पर सवार है। अपने शौक को अपनाकर विश्व पटल को छुआ है, तब कहीं जाकर जमाने ने कहा हाँ आसमां तूने छुआ है। नमस्कार, आसमां तूने छुआ है में आज मुलाकात एक ऐसे शख्स से जो एक स्वतंत्रता सेनानी के बेटे हैं, इंजीनियर हैं, एक्स DGMS डायरेक्टर हैं। इसके साथ ही वो नामचीन फोटोग्राफर, एक ट्रेनर, लेखक, कवि और न जाने कितने ही गुणों का इनके अंदर है प्रवेश। ये कोई और नहीं, ये हैं मुकेश। तो आइए स्वागत करते हैं मुकेश श्रीवास्तव का। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय सेंट जेवियर्स इंटरनेशनल स्कूल धनबाद, बेस्ट स्कूल फॉर बेस्ट एजुकेशन, a school that believes when young minds are ignited, the future enlightens. Hurry up, admissions are going on. एक ऐसा शख्स जो बनना चाहता था साइंटिस्ट, पर किस्मत ने बनाया इंजीनियर। एक ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा ली गई तस्वीर टाइम्स स्क्वायर में हुई प्रदर्शित, जिसने जीवन में कभी नहीं की जॉब की चिंता, लाइफ में हमेशा लेते रहे बड़े से बड़ा रिस्क, कॉन्फिडेंस ऐसा कि कभी नहीं खाई मात, घूम चुके हैं 15 देश, हासिल किए तकरीबन 150 अवार्ड्स, बने निकॉन कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर, कोशिश और कठिन परिश्रम से छुआ आसमां। कहते हैं कि जिनको अपनी काबिलियत पर विश्वास होता है, अक्सर वो लोग ही आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। और ये बात शहर के जाने माने फोटोग्राफर और एक्स DGMS डायरेक्टर मुकेश श्रीवास्तव पर बिल्कुल सटीक बैठती है। यूं तो मुकेश का जन्म बिहार में हुआ, पर ये बिहार में नहीं रहना चाहते थे, बल्कि इनके अंदर पूरी दुनिया देखने की ललक थी। जैसे हर एक बच्चा बड़ा होकर कुछ न कुछ बनना चाहता है, ठीक वैसे ही मुकेश का भी सपना साइंटिस्ट बनने का था, पर किस्मत ने इनके लिए कोई और ही मंजिल तय कर रखी थी। और तब साइंटिस्ट बनने की चाह रखने वाला ये शख्स बन गया इंजीनियर। बतौर इंजीनियर इन्होंने कुछ ऐसे काम किए कि जयपुर की बिरला कंपनी ने इन्हें इनकी ही शर्तों और मनचाहे सैलरी का ऑफर दे डाला। पर इतने से भी ये संतुष्ट नहीं हुए और तय किया कि अब सरकारी नौकरी ही करेंगे। यहाँ तकदीर भी इनके साथ रही और धनबाद में इन्हें सरकारी नौकरी मिल गई, पर सैलरी इनके तत्कालीन सैलरी से बिल्कुल आधी। पर फिर भी इन्होंने इस नौकरी को स्वीकार कर लिया, क्योंकि इन्हें इस इज्जत की भूख थी जो प्राइवेट नौकरी करने वालों को नसीब नहीं होती। इन सब के बीच इनका शौक यानी फोटोग्राफी का जुनून कभी मद्धम नहीं पड़ा और नौकरी के दौरान भी ये एक से बढ़कर एक तस्वीरें लेते रहे। अचानक हांगकांग की एक शिक्षिका का इन्हें साथ मिल गया और उन्होंने इन्हें फोटोग्राफी के कुछ ऐसे गुण सिखाए कि आज इन्होंने कई किताबें तक लिख डाली, लगभग 15 देशों में घूमे, करीब 150 अवार्ड्स हासिल किए, निकॉन कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर भी रहे। इतना ही नहीं, इनके द्वारा खींची गई तस्वीर को न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में 24 घंटों के लिए प्रदर्शित भी किया गया। फिलहाल मुकेश अपने रिटायरमेंट को अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ एंजॉय करते हुए अपने शौक को भी जीवित रखे हुए हैं। तो आइए अपनी काबिलियत पर भरोसा रखने वाले मुकेश से ही जानते हैं आखिर इन्होंने आसमां कैसे छुआ है। अब तक के आपके सफर को दर्शकों को हमने दिखाया कि अब तक आपने कैसे जिया, क्योंकि आपने अपना शौक हमेशा से पकड़ के रखा है, तो उससे ही शुरुआत करेंगे और जानना चाहेंगे कि आपने एक विश्व विख्यात हुए हैं आप बतौर फोटोग्राफर, तो कैसे देखते हैं आप अपनी इस जर्नी को, बतौर फोटोग्राफर की जो जर्नी है आपकी, उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि USA के न्यूयॉर्क में जो टाइम्स स्क्वायर है वहाँ पर भी आपकी इमेज लगी थी, तो ये सबसे बड़ी बात है अब तक की जो हम जानना चाहते हैं, उस चीज़ को आप कैसे लेते हैं और कैसे समझते हैं, कैसे दर्शकों? देखिए, फोटोग्राफी भी एक टेक्निकल वस्तु है, तो नेचुरली चूँकि हमने इंजीनियरिंग किया और एमटेक भी किया, तो वो मेरा बैकग्राउंड ने हमको काफ़ी हेल्प किया इस तकनीक को पकड़ने में, समझने में और उसकी बारीकी को जानने में। इसके बाद कहीं ना कहीं मेरे अंदर में एक कला की भावना थी जो मुझे खुद नहीं मालूम था, लेकिन जब हमने कैमरा पकड़ा और फोटोग्राफी करना शुरू किया तो मालूम पड़ा कि ये भी जो एक कला के प्रति रुचि हमारे अंदर में थी वो बाहर निकल के आ रही है।
हमेशा से हमने सुना है, जैसा हमने ईडी में भी दिखाया कि आप बिहार में पले बढ़ी, लेकिन बावजूद इसके आपको बिहार में रहना नहीं था, ऐसा क्यों? देखिए, बिहार तो मेरा प्रिय जगह है, क्योंकि मेरा जन्म हुआ है और यहाँ तक कि मेरी पढ़ाई भी पूरी एक तरह से बिहार में हुई है, चाहे तो स्कूलिंग हो या इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो। लेकिन एक मन में था कि कुप मंडूक बन के नहीं रहना है। अगर हमने जन्म लिया बिहार में, स्कूलिंग किया बिहार में, इंजीनियरिंग किया बिहार में और नौकरी भी बिहार में करें, तो हम बाकी जो प्रदेश है हमारे देश के, उसको हम देख नहीं पाएंगे, बाकी प्रदेश के कल्चर को हम नहीं समझ पाएंगे। सो हमने प्रण किया कि हम नौकरी बिहार से बाहर करेंगे, ताकि बाहर के जो प्रदेश हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो संस्कृति है, उसको हम आत्मसात करें और जानें, और हम अपने आप को एक उदार व्यक्ति के रूप में बाहर लाएं। अगर हम कहें, क्योंकि आप बिहार से बहुत पहले ही निकल के बाहर बहुत सारे देशों में गए, बहुत सारे शहरों को घूमा आपने, वो कौन सी ऐसी चीज़ है या वो कौन सा ऐसा शहर है जो आज तक आप भूल नहीं पाए हैं? वो शहर निश्चित रूप से राजस्थान का जयपुर शहर है, जहाँ पे हमने अपना मकाम भी बनाया, क्योंकि उस शहर में एक अलग खासियत है। एक तो राजस्थान के लोग अभी भी अपनी संस्कृति को बनाए रखे हैं, उनकी संस्कृति में रंगों का बहुत महत्व है, और जो भी त्यौहार वो मनाते हैं वो बहुत उल्लासपूर्ण मनाते हैं। तो जो अगर सही कहा जाए तो मेरे दिल में अगर बसा है तो वो जयपुर है और अजमेर है, दो शहर है। जयपुर की अगर व्याख्या करना चाहें, कौन सी बात जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई है जयपुर की? जयपुर के जो अगर ज्योग्राफी देखें हम जयपुर का, तो जयपुर के कोने कोने में जो एक राजाओं की शैली थी वो वहाँ पे दिखती है, चाहे वो आमेर फोर्ट हो या गलता जी हो या हवा महल हो। तो एक वो अजीब सा लगता है कि हम वो राजाओं के समय में आ गए हैं जयपुर में घूमने के बाद में। मतलब वातावरण में आज भी वो चीजें हैं। वो चीजें हैं। कितने शहर अब तक घूम चुके हैं या कितने देश अब तक घूम चुके हैं? जहाँ तक शहर की बात है, मेरे ख्याल से अगर नाम लेना शुरू करें हम, तो अजमेर, जयपुर, नागपुर, कलकत्ता तो हैं ही, बेंगलोर, मद्रास, अहमदाबाद, इंडिया की सारी जगहों को ऑलमोस्ट घूम चुके हैं। और जहाँ विदेश की बात है, तो एक बात हम बोलना चाहेंगे कि हमारे जो हम धनबाद में पोस्टेड थे, तो हमारे जितने भी कलीग थे DGMS में, वो विदेश जाया करते थे। मेरा नंबर ही नहीं आता था, तो हमने एक ज्योतिष को अपना हाथ दिखाया, तो उसने कहा कि नहीं, आपके हाथ में रेखा नहीं है विदेश जाने की। तो हम बहुत जिद्दी आदमी है बाय नेचर, तो हमने प्रण किया कि कुछ ऐसा करो मुकेश, ताकि तुम्हारे हाथ में लकीर बन जाए विदेश जाने की। तो हमारी जो तस्वीर है जिसका आपने जिक्र किया अभी, कि वो न्यूयॉर्क सिटी में टाइम्स स्क्वायर में 24 आवर डिस्प्ले हुआ था, उसी इमेज ने हमको मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से इनवाइट किया अवार्ड लेने के लिए। तो वो हम ऑस्ट्रेलिया गए और हमको मन में आ गया कि हमारे हाथ में विदेश जाने की लकीर बन गई है। इसके बाद लकीर बनता गया और हम मेलबर्न के बाद अब तक हम 15 देश घूम चुके हैं। इस पर मैं जानना चाहूँगी, जैसे आपने कहा कि ज्योतिष ने कहा था कि आपके हाथ में वो लकीर नहीं है, बावजूद इसके आपने हार नहीं मानी और जिद पड़े रहे कि मुझे जाना है, और उसके लिए आपने रास्ता जो भी, ठीक है, आपको नहीं पता था कि आप उसकी वजह से विदेश चले जाएंगे, लेकिन आपने एक रास्ता, एक कोशिश आप करते रहे। क्या कहना चाहेंगे उन युवाओं को जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, कि अगर सफलता के लिए कोशिश करनी कितनी ज़रूरी है और मार्ग पर रहना कितना ज़रूरी है? देखिए, जो एक गीता में कहा गया कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, ये बहुत ही सत्य है। और जो भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं उसमें जो भी कहा गया है वो आज भी चरितार्थ है। तो हम भी यही कहेंगे युवाओं से कि आप कर्म करो, काम करो, फल की चिंता मत करो। फल जब मिलने वाला होगा तो मिलेगा, क्योंकि आपके काम को आप नहीं देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, और जो लोग देखेंगे तभी आपकी पहचान बनेगी। आप खुद अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बन सकते, तो काम तो करना पड़ेगा। और किसी भी पल में या किसी भी सिचुएशन में आपको हार नहीं माननी चाहिए, चाहे सिचुएशन कोई भी हो। जी, आपसे यहाँ जानना चाहूँगी, क्योंकि आपने बात की कि आप DGMS के पद पे कार्यरत रहे, डायरेक्टर रहे आप, तो
उस वक्त भी आपका ये शौक जो है वो आपके साथ रहा था? क्या मुश्किलें नहीं आई थी कि आप अपने काम को, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो उस इतने बड़े पद पे रहते हुए उतनी बड़ी जिम्मेदारी को निभाते हुए आपने कैसे इस अपने शौक को भी कैसे जिंदा रखा? इसमें एक खासियत है कि भारत सरकार की नौकरी में 5 दिन का वीक होता है, 5 डेज वीक होता है, तो सैटरडे संडे हम लोग को फ्री मिलता है। तो वो 2 दिन मेरे लिए काफ़ी था कि हम अपनी शौक को भी कायम रख सके। तो अमूमन संडे की सुबह में हम कैमरा लेके हमेशा निकल जाया करते थे। इस शौक के पीछे हमने सुना है कि कहीं ना कहीं आपने अपनी फैमिली को थोड़ा सा इग्नोर कर दिया था, क्या ऐसा है? एक वाकया है, नागपुर में जब मेरी पोस्टिंग थी तो नागपुर शहर के आसपास में बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ पे कि फोटोग्राफी अच्छी होती है। तो हम सैटरडे और संडे दोनों दिन हम अपनी कार लेकर निकल जाया करते थे। एक बार हमारी पत्नी ने पूछा, बोला कि आप हर वीक में बाहर निकल जाते हैं, कभी आपने सोचा कि हम लोग भी हैं, हम लोग को भी घूमने का मन करता है? तो एक अजीब सा मैंने क्या कहते हैं कि एहसास हुआ कि यार कहीं ना कहीं हम परिवार को इग्नोर कर रहे हैं, जो सही नहीं है। फोटोग्राफी तो शौक है लेकिन परिवार भी तो अपना अभिन्न अंग है। तो हमने प्लान किया और खिंडसी में हम परिवार को ले गए, एक होटल को हमने बुक किया और हमने प्रण किया अपने वाइफ से कि देखो कैमरा तो हम लेके जा रहे हैं लेकिन हम अपने शौक के लिए कोई भी फोटोग्राफ क्लिक नहीं करेंगे, सिर्फ तुम्हारी एक्टिविटी को और बेटे की एक्टिविटी को हम क्लिक करेंगे। और ये बखूबी पहले दिन हमने किया। दूसरे दिन क्या हुआ कि जब हम बेटे का वाटर स्पोर्ट्स का फोटोग्राफी कर रहे थे तो वो थक के आके एक चाय दुकान पे बैठ गई और चाय पीने लगे। अचानक उनको सामने जो नल होता है, सामूहिक नल, उसमें पानी खत्म था लेकिन वो ड्रॉप जो चिपका रहता है किनारे में, तो 5-6 छोटे बर्ड्स आके वहाँ पे पानी पी रहे थे। तो इनको लगा कि अगर इनको हम नहीं बुलाएंगे तो एक गलती हो जाएगी। तो उन्होंने मुझे कॉल किया और बोला कि आप दौड़ के आ जाइए, बेटे को लेके आ जाइए, आपका सब्जेक्ट यहाँ पे है। हम भागे, जो भी मेरे पास उस समय D70S निकॉन का कैमरा था उसको लेके हमने फ़ोटो शूट किया। और ये हमारी वाइफ की ही वजह से आज जो मेरी विश्व में एक पहचान बनी है उस तस्वीर से, जिसका की टाइटल है थर्स्ट, जो हमने एक सनबर्ड का फोटोग्राफ लिया था। तो ये जो मेरी पहचान बनी है उसके पीछे उन्हीं का हाथ है। इसीलिए लोग सही कहते हैं कि हर कामयाब व्यक्ति के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ है। और हर औरत की कामयाबी के पीछे भी किसी न किसी मर्द का हाथ जरूर होता है। हाँ। आपसे यहाँ पे, क्योंकि आपने ये बात की है फैमिली की, तो जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं उनके लिए मैं ये जानना चाहूँगी कि फैमिली कितनी इम्पोर्टेंट होती है किसी भी शख्स के लिए, सिर्फ आपके लिए नहीं, किसी भी शख्स के लिए। और क्या अपने काम के लिए या अपने प्रोफेशन में इतने मशगूल हम हो जाते हैं कि अपनी फैमिली को इग्नोर करना क्या सही है? देखिए क्या है कि कोई भी काम करे आदमी, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे वो पत्रकार हो, संपादक हो, कोई भी हो, जब तक कि उसके मस्तिष्क में और मन में शांति नहीं रहेगी तब तक वो अपने काम में कामयाब नहीं हो सकता। और वो जो मन की शांति और जो एक सुकून है वो परिवार से ही मिलता है। आपने गौर किया होगा कई लोग ऑफिस में आके किसी दिन वो झगड़ा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि घर में झगड़ा करके आए हुए हैं, है ना। कई बार उसी ऑफिस में किसी गर्म माहौल को भी वो बखूबी हैंडल कर लेते हैं। क्यों? कि वो दिन घर से प्यार भरा माहौल उनको मिला है। तो ये बहुत ज़रूरी है और हर व्यक्ति के चेहरे पे उसके परिवार का जो प्रेम है या द्वेष है वो झलकता है। ये मेरा अपना अनुभव है, एक्सपीरियंस है। आपके अपने माँ बाप के साथ कैसे रिश्ते रहे, क्योंकि फैमिली की बात चल रही है, इसमें मैं जानना चाहती हूँ। हम इस बारे में एक बात कहेंगे कि धनबाद में जब हम आए वापस, तो धनबाद शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया। साथ में हम अपने पिताजी का और माताजी का दोनों की सेवा हमने धनबाद में ही किया। और ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे धनबाद में रहते हुए हमने माता जी का सेवा किया और उनका देहांत भी धनबाद में हुआ। पिताजी हमारे 93 इयर्स में उनका देहांत धनबाद में ही हुआ। तो इस तरह से धनबाद में आना मेरे लिए बहुत ही
धन तो नहीं मिला, लेकिन एक बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला ईश्वर से कि हम अपने माता पिता की सेवा कर पाए। आपके पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, क्या उस ओर जाने का ये इच्छा नहीं हुई आपकी? वो तो भक्ति के लिए, देश के लिए कुछ करने की इच्छा नहीं हुई? जहाँ तक देशभक्ति की बात है वो तो ब्लड में समाया हुआ है, वो तो ब्लड में वही देशभक्ति है। तो इसीलिए हमने और हमारी पत्नी का दोनों का जो अप्रोच है वो राष्ट्र के प्रति पूरा समर्पित है। समाज के प्रति भी आप लोग हम लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पर विश्वास नहीं करते हैं। हम लोगों के लिए वो पार्टी सबसे अच्छी पार्टी है जो राष्ट्र हित में काम करे, जो राष्ट्र के उत्थान में सहयोग करे। तो इस तरह से वो तो है, वो तो अंदर में है। और समाज हित में भी आप लोग काफी काम करते हैं, आपकी वाइफ भी काफी काम करती हैं, तो कहीं ना कहीं वो राष्ट्रभक्ति, समाज भक्ति है वो जारी है। रिस्क लेने में आप बहुत सक्षम रहे हैं, हमेशा आपने कहा है कि मुझे रिस्क लेना काफी अच्छा लगता है। इस बारे में कुछ रोशनी डालेंगे, रिस्क लेना कितना जरूरी है जिंदगी में, और अगर आपने रिस्क लिया है तो कितने सफल हुए आप? जो हमने सबसे पहला रिस्क लिया था वो था कि नौकरी में हम थे पब्लिक सेक्टर में, हिंदुस्तान कॉपर में, क्षेत्रीय राजस्थान में पोस्टेड थे। उसी दौरान हमने एमटेक किया। एमटेक के बाद में बिरला से कैंपस इंटरव्यू मेरा सिलेक्शन हुआ, और पब्लिक सेक्टर को कोई भी छोड़ के प्राइवेट कंपनी में नहीं जाता है। मेरे ख्याल से बहुत रेयर ऐसा केस होगा। हमने तय किया कि हम जाएंगे बिरला में। तो हमारे जितने भी मिलने वाले थे उन्होंने कहा कि मुकेश गलती कर रहे हो, ये बंधी बंधाई पक्की नौकरी है, हर पहली तारीख को तनख्वाह मिल जाता है, बिरला में क्या भरोसा कल को तुमको दूध की मक्खी से बाहर निकाल दे। हम कहिए अगर हमारे में क्षमता नहीं है तो हम पसंद करें कि हम दूध की मक्खी जैसा बाहर निकल जाएं। और हमने जिद किया और हमने बिरला कंपनी को ज्वाइन किया। और बिरला कंपनी ज्वाइन करने के बाद हम अपने आप को आंक पाए कि हमारे में एज एन इंजीनियर कितनी क्षमता है, कितना स्किल है, जो कि पब्लिक सेक्टर में हम नहीं आंक पा रहे थे। तो रिस्क लेना कहीं ना कहीं सार्थक है। रिस्क लेना और जिद लेना सफलता की बहुत बड़ी कुंजी है। फिर से सरकारी नौकरी की तरफ टर्नओवर कैसे हुआ फिर आपका? एक घटना घटी जयपुर में। एक पांचबत्ती वहाँ पे बहुत फेमस, जैसे यहाँ का बैंक मोड़ है वैसे पांचबत्ती वहाँ का फेमस है। तो हम और एक मेरा जानने वाला जूनियर इंजीनियर राजस्थान विद्युत बोर्ड का, उसी चौराहे से क्रॉस किए, लाल बत्ती से वो भी क्रॉस किया, हम भी क्रॉस किए। पुलिस वाले ने मुझको सैल्यूट मार के जाने दिया और हमको पकड़ लिया। तो हमने कहा कि यार मेरा ये आईडी कार्ड है, हम जनरल मैनेजर हैं बिरला में। उसने जो वाक्य कहा वो मुझे कहीं बहुत चुभा। उसने कहा कि ऐसे जनरल मैनेजर जयपुर की गलियों में घूमते रहते हैं। तो हम बोले कि वो तो जूनियर इंजीनियर हमसे 15 साल छोटा है। बोले कि साहब वो सरकारी नौकर है, उसके पास अशोक स्तंभ है। हमने कहा यार अशोक स्तंभ अब मेरे पास भी होना चाहिए। तो हम घर जाके हमने एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ लेना शुरू किया और सरकारी नौकरी की तलाश जारी हुई। और धनबाद में ही हमारी पोस्टिंग हुई DGMS में, एक अच्छे पोस्ट पे, डिप्टी डायरेक्टर पोस्ट पे। कहें तो आप कहीं ना कहीं किस्मत के काफ़ी धनी भी रहे हैं कि एक तरीके से जो आपने चाहा वो सारी चीज़ें आपको मिलती गई। बेशक आपने उसके लिए प्रयास किया और प्रयास करने के बाद आप उन सारी चीज़ों को हासिल करने में कामयाब हुए। इस वक्त आप रिटायर्ड हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं और अपनी रिटायरमेंट की ज़िंदगी कैसे बिता रहे हैं? पहली बात कि हम कभी अपने को रिटायर्ड नहीं मानते हैं। कभी हम ये नहीं लिखते हैं कहीं पर कि हम रिटायर्ड डायरेक्टर हैं। हम हमेशा लिखते हैं एक्स डायरेक्टर, क्योंकि रिटायर का एक जो लोग अमूमन समझता है कि रिटायर का मतलब कि अब वो आदमी रिटायर हो गया, यानी कि अभी वो बीच में लटका हुआ है, पता नहीं कब ऊपर चला जाए। तो वो इसीलिए हम रिटायर वर्ड का इस्तेमाल न करते हैं, न सुनना पसंद करते हैं। लेकिन रिटायरमेंट से क्या बेनिफिट मिला हमको, ये हम बताना चाहेंगे कि नौकरी में एक पाबंद थे हम। 8 घंटे सरकार की सेवा करनी है। आफ्टर रिटायरमेंट थे, मेरा कोई बॉस नहीं है, हम अपने आप के बॉस हैं। हाँ, एक बॉस तो उस समय भी था और आज भी है, वो है मेरी पत्नी, वो तो हमेशा मेरी बॉस रहेगी। लेकिन फिर भी एक फ्रीडम है काम करने का। तो जो एक शौक अंदर में पल रहा था वो फल फूल नहीं रहा था। तो रिटायरमेंट के बाद में उस शौक में बहुत ही ज़्यादा रैपिड ग्रोथ हुआ, मैंने इसको बोलते हैं टेंजेंशियल ग्रोथ हुआ। और आज भी हम रोज़ 12 घंटे काम करते हैं। वाइफ की जिक्र की है आपने, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है आपके बारे में?
वाइफ हमेशा मेरे काम की सराहना ही नहीं करती है, मेरे काम में बहुत सहयोग देती है। खास के अभी 2-3 सालों से हमने कुछ फैशन शूट करना शुरू किया है, तो जो भी वो ड्रेस डिज़ाइन करती हैं वो ड्रेस काफ़ी अच्छा होता है। कई बार किसी मॉडल को सजाना संवारना होता है हेयर स्टाइलिंग के लिए, तो जिस मॉडल में उनका हाथ लग गया वो फोटोग्राफ बहुत अच्छा होता है। अच्छा, तो ये तो उनका है। तो आपकी फोटोग्राफी में कहीं ना कहीं काफ़ी योगदान है। बहुत बहुत बड़ा योगदान है। अगर बेटे से आपके रिश्ते की बात करें तो कैसा रिश्ता है? मेरे दो बेटे हैं। दोनों बेटों का जो बचपन का तस्वीर लोग देख के यही कहता है कि मुकेश का दूसरा रूप है। तो ये तो हुआ, एक देखने पर लगता है कि वो मुकेश का दूसरा रूप है। लेकिन दोनों बेटों में जो मेरी जो एक काम करने की शैली है या जो स्टाइल है वो सब देखने को मिलता है, चाहे बड़ा बेटा, दोनों ही बेटा, हाँ, प्रतीक हो या छोटा बेटा प्रखर हो। ये तो बात हुई बेटों की और वाइफ की। आपके नाम के साथ जो मुकेश है उसमें भी थोड़ी सी ट्रेजेडी में सुने, कुछ चीज़ें हैं जो चेंज हुई बाद में। वो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो अगर आप बताना चाहें। मेरे पिताजी जैसा कि पहले आप बोल चुकी हैं, वो फ्रीडम फाइटर रहे हैं। और फ्रीडम फाइटर मतलब कि उनमें कोई भी धर्म या जाति के प्रति कोई लगाव नहीं रहता है, तो जातिवाद में विश्वास नहीं करते हैं। तो पहले स्कूल में चूंकि नाम लिखा गया हमारा शेखर कुमार श्रीवास्तव, चलता रहा। फिर बाद में उनके मन में आया कि भाई ये तो एक जातिवाद को इंगित करता है, तो क्यों नहीं हम नाम चेंज कर दें। तो जो उस समय हायर सेकेंडरी हुआ करता था, +2 हम लोग करते थे, तो उस समय फॉर्म भरने के समय उन्होंने मेरा नाम चेंज कर दिया। मुकेश मेरा निक नेम था, तो उन्होंने कर दिया शेखर कुमार मुकेश। चलो हमें भी अच्छा लगा, एक कुछ अलग। तो उस एसके मुकेश का जो एक अनुभव था, लोग या तो हमको बंगाली समझते थे या हमको कर्नाटका के लोग समझते थे। यहाँ तक कि एमटेक के दौरान हम शादीशुदा थे, फिर भी हमारी शादी लोग तय करने के पीछे पड़ गए थे। जो भी है, क्योंकि उनको जैसे होता ना एम.ए. सुरेश, एम.ए. रमेश, वैसे एसके मुकेश। आप किताबें भी लिखते हैं। आप पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने डिजिटल फोटोग्राफी पर बुक लिखी है। तो ये बुक लिखने का जो ख्याल है वो कब आपको लगा कि नहीं मुझे किताब लिखनी चाहिए? हमने फोटोग्राफी के लिए कम से कम 20-25 किताबें हम पढ़ चुके हैं। हर किताब को पढ़ने के बाद में मुझे लगा कि जो लेखक है वो कहीं न कहीं मुट्ठी बांध के रखा है। वो हर चीज़ खुले हाथों से नहीं दे रहा है, नहीं बता रहा है। तो हमने कहा कि चलो हम पहले ज्ञान को अर्जित कर लें। जितने भी जनरल फोटोग्राफी के सब में काम किया, काम करके रिटायरमेंट मेरा 2012 में हुआ था, तो 2009 में हमने प्लानिंग किया, पोस्ट रिटायरमेंट प्लानिंग। और प्लानिंग ऐसे किया कि हम एक पेपर पे सब कुछ लिखे कि आफ्टर रिटायरमेंट हम क्या करेंगे। पहला था कि रिटायरमेंट से पहले जितना हमारा लोन है, EMI है, वो चुकता हो जाना चाहिए, पहला। दूसरा था कि रिटायरमेंट से पहले मेरी फोटोग्राफी पे किताब छपनी चाहिए। तो हमने 3 साल पहले से लिखना शुरू किया, और लिखने में एक हमने प्रण किया कि हम वो लिखेंगे जो हम करते हैं, और हम अपने मुट्ठी को पूरा खोल के बांटेंगे ज्ञान को, ताकि लोग पढ़ने के बाद में सही ज्ञान प्राप्त कर सकें। और ये 2012 में मेरी किताब पब्लिश हुई। फिर उसका सेकेंड एडिशन 2015 में पब्लिश हुआ, और जो रिसेंट एडवांस लेवल की फोटोग्राफी किताब है वो 2022 में पब्लिश हुई। एक इसमें ख़ास चीज़ है कि बोकारो में एक निकॉन के वर्कशॉप में हम गए, अपने बारे में कुछ बता रहे थे। तो वहाँ के लोगों को नहीं मालूम था कि इस किताब के लेखक हम ही हैं, जो आज मंच पे खड़े होकर निकॉन के लिए हम वर्कशॉप कर रहे हैं। तो मेरे बोलने के बाद एक बंदा खड़ा होकर आया और मेरा पैर छुआ, बोला कि सर आप ही मुकेश श्रीवास्तव हैं? बोले कि हाँ सर, 1 साल पहले हमने आपकी किताब खरीदी और हमने चाक में अपना स्टूडियो स्टार्ट किया, और आज हम बिना आपसे मिले आपकी किताब पढ़ के अपने पाँव पे खड़े हैं और अपनी जीविकोपार्जन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो द्रोणाचार्य वाली चीज़ बिल्कुल सामने दिखाई दे रही है कि जैसे द्रोणाचार्य को एकलव्य ने नहीं
नहीं देखा था और बावजूद उसके उन्होंने तीरंदाजी सीख ली थी। जी। वैसे ही आपकी बुक सिर्फ पढ़ के तो ये photography हाँ, की थी। इससे मुझे बहुत संतुष्टि हुई कि अगर कोई बिना किताब पढ़ के ही बिना ट्रेनिंग के कर सकता है, कि यानी कि हमारी किताब में बहुत दमखम है। और मेरी किताब बहुत पॉपुलर इसलिए है कि देश के करीब सभी फोटोग्राफी के इंस्टीट्यूट्स और स्कूल्स में मेरी किताब लाइब्रेरी में मिलेगी, और लोग या तो एज ए रेफरेंस बुक या टेक्स्ट बुक इसका इस्तेमाल करते हैं। आप बतौर मेंटोर भी काम कर रहे हैं? हाँ, हम एक तो फोटोग्राफी के लिए भी मेंटोर काम किए। निकॉन में हम 2 साल ब्रांड एम्बेसडर थे, और उसके अलावा अपना खुद का एक मेरा सेंटर फॉर विजुअल आर्ट्स के, जिसके तहत हम फोटोग्राफर्स को ट्रेन करते हैं और बहुत सारे वर्कशॉप भी करते हैं। कुछ पेड होता है, कुछ फ्री भी होता है। अभी रिसेंटली हमने एक फोटोग्राफी के जरिए ही एक तकनीक का खोज किया कि कैसे हम किसी सिंपल घर की लड़की को एज ए मॉडल ग्रूम कर सकते हैं, अच्छा, विद द हेल्प ऑफ फोटोग्राफी ट्रिक्स। और हमने मॉडल को ग्रूमिंग करने का भी जिम्मा लिया, क्योंकि धनबाद में तो कोई मॉडल मिलती नहीं है, हमें काम भी करना है क्रिएटिव वर्क करने के लिए। तो हम घर की लड़कियों को ग्रूम करके मॉडल बना के हम अपना क्रिएटिव काम भी करना शुरू किए, और वो लड़कियां ग्रूम होके आगे बढ़ती गई। जो मेरी पहली ग्रूम्ड मॉडल है उसका नाम है प्रिया झा, जो रांची की है, और आज वो झारखंड की नंबर 1 मॉडल है, और करीबन 40 से 50 हज़ार रुपये हर महीने वो कमाती है। तो एक बड़ा सुकून मिलता है कि आदमी ने कुछ किया। बहुत सारे मॉडल्स को आपने ट्रेन किया, इनफैक्ट हम ये कहेंगे बिल्कुल रॉ लड़कियों को आपने मॉडल के रूप में तब्दील किया। उसके बाद आपने कई सारे अवार्ड्स भी हासिल किए। इन सब के बीच आपका एक शौक और रहा फोटोग्राफी के अलावा, वो है लेखन का। कविताएं आप लिखने में बहुत विश्वास करते हैं। कोई ऐसी कविता जो आपको इस वक्त याद हो अगर, तो क्या आप सुनाना चाहेंगे? देखिए, स्कूल एज में कविता लिखने का शौक था, लेकिन फिर वो नौकरी, फोटोग्राफी सब मिला के वो बहुत दब गया था। रिटायरमेंट के बाद वो फिर शौक उभर के आया, और हम एक्चुअली विजुअल पोइट्री लिखते हैं। मतलब कि या तो जो मेरी खींची हुई तस्वीर है उसको देख के हम कविता लिखते हैं, या फिर कविता लिख के उसको सफिक्स करते हैं अपने खींचे हुए फोटोग्राफ्स। आप वातावरण में जो चीजें होती हैं उन पर भी कविताएं आपने लिखी है, जैसे बारिश की बूंदे। यस। हम कहते हैं कि वो तुरंत अभी हो रहा है, वो मौसम सीजन चेंज हो रहा है, और अगर बारिश हो रही है तो उस वक्त आपने बस बैठे बैठे लिख दी। होता क्या है कि कई बार फोटोग्राफी में एडिटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो एडिटिंग करते करते कई बार मस्तिष्क जाम हो जाता है। तो उस जाम को निकालने के लिए हम सोचते हैं कि कुछ रिलैक्स किया जाए। तो रिलैक्स करने के समय हम पेपर लेते हैं, पेन लेते हैं, और एकदम गुमसुम होके कुछ लिखते हैं, और वो अगले दिन सुबह वो एक कविता बन जाती है। तो बहुत तारीफ की बात है कि आप कुछ लिखते हैं और वो कविता के रूप में अगर बन जाती है, तो इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से आप कह गए कि हम कुछ भी लिखे और वो कविता का रूप ले। कहीं ना कहीं वो तुकांत आपके पास है, वो तुकबंदी करने की कला आपके पास है, तभी आप वो कविताओं में उसको ढाल पाते हैं। मुकेश श्रीवास्तव जब फ्री होते हैं, जब उनके पास कोई काम नहीं है, वो फोटोग्राफी भी नहीं करना चाह रहे, उस वक्त वो क्या करना पसंद करते हैं? मेरा बहुत शौक है अच्छा खाना खाने का, तो हम अपने हाथ से मटन बनाते हैं, और मटन बना के मटन और चावल खाते हैं। हर शख्स का अपना एक नज़रिया होता है दुनिया को देखने का। आपका क्या नज़रिया है? कैसे देखते हैं आप इस समाज को, इस दुनिया को? समाज में तो विभिन्नता बहुत है, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, या जाति के नाम पे हो, या भाषा के नाम पे हो, लेकिन एक है कि इंसानियत तो एक ही है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी जात का हो। तो आदमी को पहले इंसान बनना चाहिए। अगर आदमी इंसान बनेगा तो नेचुरली हमारा समाज भी काफ़ी शुद्ध और परिपक्व होगा, और देश तो अल्टीमेटली होगा ही। ईश्वर पे कितना विश्वास करते हैं, या भाग्य पे कितना विश्वास करते हैं? कितना शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप ईश्वर की अपनी सफलता को लेकर? पहली बात कि हम भाग्य पे एकदम विश्वास नहीं करते, और ईश्वर पे मेरा बहुत ज़्यादा विश्वास है। खासकर एक जयपुर के मोती डुंगरी के गणेश जी हैं, उन पर तो इतना विश्वास है कि उस विश्वास को फलीभूत होते हुए मैंने खुद देखा है। और पहले हम बहुत नॉनवेज खाया करते थे, लेकिन उनसे मिलने के बाद में एक
एहसास हुआ कि हमको नॉनवेज कम से कम बुधवार को नहीं खाना चाहिए। तो आज कई दशक हो गए हमने कभी नहीं खाया। और वो मंदिर में हम सभी जाते हैं, हम भी बहुत सारे मंदिर में गए, जैसे दरगाह भी गए, बहुत जगह गए। जो मोती डिमड़ी के गणेश मंदिर में जब हम पहली बार कदम रखे तो एक वाइब्रेशन फील हुआ। मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा होता है, लेकिन एक अजीब सा वाइब्रेशन फील हुआ उस मंदिर जाने पे। तो हमको लगा कि ये अगर वाइब्रेशन लग रहा है यानी कि कुछ है, या तो कुछ है या कुछ इस जो मूर्ति है गणेश की उससे मेरा कुछ संबंध है। तो वहाँ से लगाव बढ़ गया और हमेशा आज जो भी मेरी उपलब्धि है मेरे ख्याल से सब हमारे गणपति की कृपा है। तो आप ईश्वर पे विश्वास करते हैं, भाग्य पे नहीं, क्योंकि आपको अपने कर्मों भाग्य पे कभी नहीं, क्योंकि कर्मों पे ज़्यादा भरोसा है, इसलिए अपने भाग्य पे विश्वास नहीं किया। आपसे अंत में, क्योंकि इतनी सारी बातें हमारी हो गई, लेकिन आपको अगर हम ये चाहें कि आप अपने आप को महज 3 शब्दों में डिफाइन करें तो वो 3 शब्द क्या होंगे? पहले तो एक आदमी में इंसानियत होनी चाहिए, कला के प्रति प्रेम होना चाहिए और परिवार के प्रति 100% डिवोटेड होना चाहिए। इस वक्त जो दर्शक आपको देख रहे हैं, खासकर जो युवा हैं, उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी जो एक परिपाटी चली है, पता नहीं कहाँ तक वो सही या गलत है, वो है यूट्यूबर की परिपाटी। तो आज के युवा पढ़ना नहीं पसंद कर रहे हैं, जो हमको महसूस हो रहा देख के। लोग क्लास 10 क्लास 12 पास करने के बाद में सीधे वो लोग यूट्यूब वीडियो बनाना शुरू करते हैं। शायद उनके मन में भ्रम है कि यूट्यूब वीडियो बना के हम यूट्यूबर बन के बहुत कुछ पैसा कमा लेंगे। तो जो भी कुछ ऐसे युवा हमसे मिलते हैं तो उनको हम सलाह देते हैं कि भैया पहले पढ़ाई करो, कम से कम ग्रेजुएशन करो, इसके बाद जो डांस करना है डांस करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आज के युवाओं में एक भटकाव है। भटकाव होने की वजह है कि वो उनका अध्ययन के प्रति रुचि कम है और इसकी जवाबदेह सिर्फ और सिर्फ उनके पेरेंट्स ही हैं और कोई नहीं है। जिस तरह संघर्ष करके आपने आसमां को छुआ है, क्या कोई भी आसमां छू सकता है? निश्चित रूप से, लेकिन परिश्रम करना पड़ेगा। बिना परिश्रम किए आसमान तो क्या, आप अपना घर का छत भी नहीं छू सकते हैं। तो परिश्रम करने के बाद ही आप आसमान छू सकते हैं। अगर आप भाग्य के भरोसे रहेंगे या ईश्वर के भरोसे रहेंगे तो आसमान तो बहुत दूर है आपके लिए। तो परिश्रम 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 ही एक इसका एकमात्र कुंजी है। बहुत बहुत शुक्रिया आसमां तूने छुआ की इस कड़ी में आप आए, अपनी कीमती समय दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। सिटी लाइफ के बारे में कुछ कहना चाहेंगे या हमारे इस शो के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये कि हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि जिस सिटी लाइफ को हमने बीजारोपण के समय से बढ़ते हुए देखा है, आज उसके साथ हम बैठ के चर्चा कर रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है और हम हमेशा विश करते रहे हैं, आज भी विश करें कि सिटी लाइफ एक राष्ट्रीय स्तर पे अपनी पहचान बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, तो मुकेश श्रीवास्तव की जुबानी ही आपने सुनी उनके संघर्ष की कहानी। इन्होंने कहा कि अगर ये आसमां छू सकते हैं तो परिश्रम करके आप भी आसमां छू सकते हैं, बशर्ते वो परिश्रम जो है वो आपको पूरी मेहनत और पूरी शिद्दत से करनी होगी। आसमां कोई भी छू सकता है। फिर मुलाकात कराएंगे आपकी किसी और शख्सियत से आसमां तूने छुआ है की दूसरी कड़ी में। फिलहाल मुझे त्याग गया, नमस्कार।